नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आर्थिक समृद्धि को समर्पित जानकारियों से भरा हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी ऐसी ही कोशिश करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। प्रदेश के किसानों के लिए खरीफ महाअभियान 2025 और कृषि मोबाइल ऐप की गई शुरुआत। अजोला घास पशुओं के लिए उपयोगी चारा और खेतों के लिए खाद भी। सब और मखाना एक, मखाना कहे उन्नत प्रभेद। और अब खबर विस्तार से। बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 20 प्रचार वाहनों तथा बीज वाहनों को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के किसानों को खरीफ मौसम से संबंधित सभी योजनाओं से अवगत कराने के लिए विभिन्न जिलों के लिए रवाना भी किया। साथ ही राज्य के किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी देने के लिए बिहार कृषि मोबाइल ऐप की गई है शुरुआत। इसके जरिए कृषि से जुड़ी सभी सेवाएं और सूचनाएं डिजिटल रूप से किसानों के लिए सुलभ हो जाएगी। कृषि मोबाइल ऐप में किसानों को प्राप्त सभी लाभ, अनुदान, आवेदन की स्थिति, भुगतान की जानकारी आदि सुव्यवस्थित रूप से दर्ज रहेगी। इसके अतिरिक्त कृषि मोबाइल ऐप पर पौधा संरक्षण सलाह, फसलों के बाजार मूल्य, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, बिहार कृषि रेडियो, मौसम संबंधित जानकारी भी किसानों के लिए उपलब्ध होगी। बिहार कृषि मोबाइल ऐप की शुरुआत सर आज की जा रही है। अभी किसानों को विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न मोबाइल ऐप देखना पड़ता है, विभिन्न वेबसाइट पे जाना पड़ता है। अब कृषि विभाग की जितनी योजनाएं हैं वो एक ही मोबाइल ऐप से उपलब्ध हो पाएगी। उसमें सभी प्रकार की जानकारी रहेगी और एक सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में किसानों को सभी चीजों की जानकारी और सभी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। प्रदेश में छोटी जोत वाले कई किसान अपनी आजीविका के लिए मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं। अभी गर्मी का मौसम है और इस मौसम में मुर्गियों की देखभाल की विशेष आवश्यकता होती है, अन्यथा मुर्गियों को लू लग सकती है या यूं कहा जाए कि लू के चपेट में आ सकती है, जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके लिए मुर्गी पालकों को मुर्गी के बाड़े को हवादार बनाना चाहिए। बाड़े की दिशा पूर्व पश्चिम होनी चाहिए, जिससे धूप भी ज्यादा नहीं आएगी और कमरा भी हवादार रहेगा। बाड़े की छत से एस्बेस्टर से ही बनाएं, उस पर पराली रख दें और उसके ऊपर चूने की मोटी परत से पुताई अवश्य करें। इससे बाड़े का तापमान बाहर के तापमान से कम 2 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। ऐसा करने से मुर्गियों को तनाव नहीं होगा, उत्पादन बेहतर होगा और मृत्यु दर भी काफी नियंत्रित हो पाएगी। खेती की खबरों में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात वैशाली जिले के फरीदपुर गांव के प्रगतिशील किसान प्रभु दयाल सिंह से, जो चावल गेहूं के साथ साथ सब्जियों की भी खेती सालों भर करते रहते हैं। अभी इनके खेतों में कुंदरी लगा हुआ है। प्रभु दयाल बताते हैं कि यह किसानों के लिए कम लागत में काफी लाभदायक फसल है। कुंदरी को किसी भी तरह से रासायनिक उर्वरकों की जरूरत नहीं पड़ती है और जल जमाव का भी इस फसल पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। पशुपालक महंगे प्रोटीन के विकल्प के रूप में अजोला घास का उपयोग करते हैं। अजोला हरा चारा होने के साथ साथ सुपाच्य भी है और इसमें प्रोटीन के साथ साथ विटामिन की भी मात्रा अत्यधिक होती है। अजोला एक ऐसी जलीय घास है जो पशुओं के लिए पौष्टिक और सस्ता चारा है। इसे खिलाने से पशुओं का दूध उत्पादन क्षमता काफी अच्छा हो जाता है और उनकी सेहत में भी काफी सुधार आती है। ये घास धान के खेतों में उगाई जाती है और इससे मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में भी काफी मदद मिलता है। हमारे देश में दुधारू पशुओं को वर्ष भर हरा चारा नहीं मिल पाता है। ऐसे में अजोला की उत्पादन लागत बेहद कम आती है। किसान अपने बंजर जमीन या खाली जगह में आसानी से अजोला का उत्पादन कर पशुपालन के पोषक आहार पर होने वाले खर्च को काफी कम कर सकते हैं। अजोला घास इतना पौष्टिक होता है कि इसे पशुओं के लिए ड्राई फ्रूट्स भी कहा जाता है, क्योंकि अजोला में 25 से 30% प्रोटीन और विटामिन होते हैं। इसे तैयार करने की विधि भी काफी सरल होती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मखाना की खूबी देश और दुनिया को खुले मंच से बताने के बाद इसे और समृद्ध करने की योजना पर प्रदेश की सरकार काफी तेजी से काम कर रही है। इसमें मखाना का क्षेत्र विस्तार सहित मखाना की उन्नत प्रजाति विकसित करने का प्रयास भी जारी है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से विकसित मखाना एक प्रभेद की उत्पादन क्षमता 32 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से है। इसका लावा 55 से 60% निकलता है। मखाना के अन्य प्रभेदों की तुलना में सबौर मखाना एक प्रभेद किसानों को काफी अच्छा उत्पादन के साथ साथ आमदनी भी दे रहा है। तो किसान भाइयों, अब नजर डालिए आज के मंडी भाव पर। वर्तमान बाजार दरों के अनुसार बिहार के विभिन्न मंडियों में आलू का अधिकतम मूल्य 1700 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि न्यूनतम दर 1600 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं वर्तमान बाजार दरों के अनुसार बिहार की विभिन्न मंडियों में प्याज का अधिकतम मूल्य 2900 रुपए प्रति क्विंटल है और जबकि न्यूनतम मूल्य 2600 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। प्याज के अलग अलग प्रकारों में औसत मूल्य 2800 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। अगले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे और प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना बताई गई है। 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। राजधानी पटना सहित प्रदेश का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। अभी किसान भाइयों को बारिश के मौसम के लिए धान के प्रमाणित बीज जैसे राजेंद्र श्वेता, राजेंद्र मसूरी 1, MTU 709, स्वर्ण सब 1 आदि की नर्सरी की बुवाई करने की सलाह दी जाती है और साथ ही बुवाई से पहले मिट्टी जांच अवश्य कराएं और साथ ही बीज के उपचार को करना किसान भाई बिल्कुल न भूलें। कृषि जगत की इन ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के बाद जानकारियों के सिलसिले को बढ़ाएंगे आगे, लेकिन बारी है एक छोटे से ब्रेक की। ब्रेक के बाद होगी आपसे फिर मुलाकात, तो बने रहिए कार्यक्रम में हमारे साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और जैसा कि हमने आपसे वायदा किया था कि नवीनतम जानकारियां आपसे साझा करेंगे हम, तो समय हो चला है आपको अपने विशेषज्ञ से मिलवाने का, यानी कि आपको ये भेंट वार्ता दिखाने का। तो गर्मी के मौसम में कैसे करें देसी गाय, भैंस और बकरियों की देखभाल, कैसे करें उनका रखरखाव और प्रबंधन, इसके बारे में लेते हैं जानकारी अपने विशेषज्ञ से। और जो विशेषज्ञ इस पर रोशनी डालने जा रहे हैं वो हैं डॉक्टर रविकांत निराला, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं BBC पटना में। तो आइए मिलवाते हैं उनसे आपको और लेते हैं जानकारियाँ। नमस्कार। गर्मी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में हमारे पशुपालक भाई अपने देसी गाय, भैंस और बकरियों का रखरखाव और प्रबंधन किस तरह से करें, आज हम इसी सब विषय पे बात करेंगे। तो हमारे पशुपालक भाई आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी हम बात करेंगे अपने साइंटिस्ट से, जिनका नाम है डॉक्टर रविकांत निराला जी, सहायक प्राध्यापक, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आप हमारे पशुपालक भाइयों को बताइए कि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में हमारे पशुपालक भाई बहुत परेशान रहते हैं। किस तरह से देसी गाय हुए, भैंस हुए और बकरियों का किस तरह से वो देखभाल कर सकते हैं? कि देसी गाय और विदेशी गाय में
विदेशी गाय नॉर्मली हम लोग जो टेम्परेट वाल है, शीत कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध जो है, जो जहाँ ठंडक बहुत ज़्यादा होती है, तो वैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो एनिमल्स पल रहे हैं उसको ही हम आमतौर पर विदेशी गाय कहते हैं। अब गाय के अलावे कई तरह के एनिमल्स हैं वहाँ कल्टीवेट होते हैं, लेकिन दूध प्रोडक्शन के लिए हम लोग गाय को ज़्यादा कल्टीवेट करता है। वैसे तो इंडिया में अभी भी भैंस का ही सबसे ज़्यादा दूध है। इंडिया का पूरा दूध बास्केट जो है, मिल्क बास्केट, करीब करीब 239 मिलियन टन्स प्रोडक्शन हो रहा है। तो उसमें गाय का जो प्रोडक्शन है मिल्क में अभी भी 44% के आसपास है। 50% से ज़्यादा भैंस का ही है, और थोड़े बहुत कैमल से, गोट से, सीप से, मिथुन है, इससे हम लोग ले पाते हैं दूध। तो विदेशी गाय का मतलब हुआ कि जो टेम्परेट वर्ल्ड का गाय है, खास करके हॉस्टिन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस और जर्सी, 3 गाय इंडिया में लाया गया है क्रॉस ब्रीडिंग के लिए और उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। क्रॉस ब्रीडिंग हम इसीलिए करते हैं कि बाहर का एनिमल्स टेम्परेट इन्वायरमेंट ठंडक के लिए सूटेबल है और यहाँ का एनिमल्स में गर्मी के लिए सूटेबल। गर्मी के साथ हमको और देखना होगा कि जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर गुड क्वालिटी का फॉडर नहीं है और कई तरह के इंसेक्ट्स, पेस्ट, डिफरेंट टाइप्स के पैथोजेंस, वर्म्स का लोड ज़्यादा है। तो यहाँ के जानवर चूँकि इसी एनवायरनमेंट में जन्मे हैं तो जेनेटिक इम्प्रिंटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन हो जाता है और कुछ हद तक सूटेबिलिटी हो जाती है, तो सर्वाइव करते हैं। बाहर के एनिमल जब यहाँ आएंगे तो उनमें सूटेबिलिटी नहीं होती है। सॉइल में जो कंपोनेंट्स हैं न्यूट्रिशन का, जो पौधों के साथ और घास भूसा ग्रेन्स जो खिलाते हैं, उसमें भी अलग तरह के कंपोजिशन थोड़ा चेंज हो जाता है। तो वो सब बाहर से जो जानवर जाते हैं उसमें सूटेबिलिटी नहीं मिलती है, तो इसीलिए हम लोग क्रॉस कराते हैं। तो देसी और विदेशी गाय के में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन प्रोडक्टिविटी चूँकि सिलेक्शन ज़्यादा किया गया है, वहाँ बढ़िया से ब्रीडिंग किया गया है। अब जिस जानवर का मान लीजिए 50 लीटर का दूध वहाँ है, तो 50 लीटर को 60 लीटर से क्रॉस किया गया, तो फिर 50-60 का दोनों को अगर बीच में रखेंगे, मेल और फीमेल कंपोनेंट्स आए, तो 55 केजी उसका दूध हो गया। उसी तरह से बढ़ाते बढ़ाते 80-88 लीटर तक इजराइल में दूध प्रोडक्शन देखा गया है और डेनमार्क वगैरह में दूध बास्केट, मिल्क बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। तो इस तरह से प्रोडक्टिविटी हुई है। तो देसी जो यहाँ पर गाय हैं उसमें साइज़ थोड़ा छोटा होगा। हम ऐसे भी जानते हैं कि जो टेम्परेट है, जहाँ ठंडक है, वहाँ पर सभी एनिमल्स का साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा, चाहे गाय हो, चाहे बकरियाँ हो, चाहे ये छोटा सा हम अगर जानवर, अगर हम जो मध्य प्रोडक्शन करते हैं एपिस इंडिका, इसका भी साइज यहाँ के जो मधुमक्खी है उससे 4-5 गुना ज़्यादा होता है। भेड़ भी ज़्यादा होगा। यहाँ के गाय 300-350 केजी, 400 केजी मैक्सिमम होता है। 500-600 केजी हॉस्टिन फ्रीजियन हम देखते हैं। तो साइज में अंतर होता है, उसका ऑर्डर बड़ा होगा, उसका मिल्क कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, ये सब चीज़ें हैं। और दूसरे एनिमल्स में भी उसी तरह से स्ट्रेचर ज़्यादा बड़ा होगा और कोई ख़ास अंतर नहीं होता है। हाँ, एक अंतर है सूटेबिलिटी में कि यहाँ गर्मी ज़्यादा है तो गर्मी के लिए सूटेबल है। गर्मी में यहाँ के जानवर बर्दाश्त कर लेती है, ह्यूमिडिटी को बर्दाश्त कर लेती है, टिक्स, माइट और डिफरेंट पैथोजेंस को बर्दाश्त कर लेती है। वहाँ पर उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर हो जाता है, इसलिए कैजुअलिटी ज़्यादा है, इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है उस सब जानवर में। ये अंतर है। सर, देसी गाय, भैंस और बकरियों का आहार प्रबंधन कैसे करें और उसके बारे में कुछ देसी डिट्स बता दीजिए। हाँ, जैसा कि आप ममता जी सवाल किए हैं, हम जब पहले भी बताए हैं कि जो टेम्परेट वर्ल्ड हैं, टेम्परेट कंट्रीज के जो ब्रीड्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं, उसमें सूटेबिलिटी अलग अलग है। तो जब बाहर के नस्ल के जो जानवर हम लाते हैं, बाहर मतलब जहाँ ठंडक ज़्यादा है, तो यहाँ के लिए सूटेबल वो नहीं है। तो सूटेबिलिटी के लिए सबसे फर्स्ट उपाय तो हम लोग क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराने से यहाँ का जो एडाप्टेशन है, डिफरेंट क्लाइमेटिक जो एवेरिएशंस उस एनिमल्स के लिए है, तो उसको सूटेबिलिटी के लिए क्रॉसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ उसका रख रखाव में हम देखेंगे कि यहाँ ठंडक बहुत कम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, टिक्स, माइट्स और डिफरेंट पैथोजेंस का इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा है। जो क्वालिटी ऑफ द फॉडर है, क्वालिटी ऑफ द ग्रासेज है और डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हम लोग उसको इंग्रेडिएंट्स खिलाने के लिए देते हैं, उसका भी दिक्कत है। और रख रखाव में, आवास में भी देखते हैं कि गर्मी में यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो उस अनुसार हम लोग घर को बनाते हैं। तो इसी के रख रखाव के लिए हम लोग फोकस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ब्रीड्स जो बताए हैं, ब्रीड्स में कौन कौन सिलेक्शन करते हैं, तो ब्रीड्स में हम पहले भी बताए हैं कि जर्सी, हॉस्टिन फ्रीजियन और ब्राउन स्विस गाय में हम लोग के लिए सूटेबल है, जो गाय हम बाहर से लाते हैं। और यहाँ का अगर हम देखें इंडिजिनस का, तो इंडिजिनस में साहिवाल, थारपारकर,
गीर, रेड सिंधी, ये सब गाय जो वेस्टर्न क्रिसेंट, वेस्टर्न एरिया का है इंडिया का, उसको हम लोग कल्टीवेट करते हैं और कई जगह पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और क्रॉसिंग भी इसी एनिमल से करते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी इसका ज़्यादा है और ज़्यादा का ज़्यादा से करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो एक गाय में हो गया। अगर हम बकरियाँ में देखते हैं तो बकरी में यहाँ पर ट्रिपलेट्स और क्वाड्रप्लेट्स 5 बच्चे तक देने वाली बकरियाँ हैं जो बिहार के एडजेसेंट एरिया झारखंड और बंगाल, असम में मिलते हैं और कहीं भी नहीं, और सब जगह एक ही बच्चा देने वाली बकरियां होती हैं। खास करके अगर हम इंडिया में अगर दूध देने वाली बकरियां हैं तो जमुना पारी और बीटल सबसे इम्पोर्टेंट बकरी है जो कि वेस्टर्न यूपी में पाई जाती है। तो वहाँ से हम लोग दूध के लिए 3 से 4 लीटर दूध देती है। वैसे सबसे अगर दुनिया में देखें तो टर्की में, तुर्की जिसको कहते हैं, सानेन बकरी है, उजला कलर की होती है, और उसका प्रोडक्शन 4 से 5 लीटर है डेली, हम उसके इल्ड ले सकते हैं। तो क्रॉस कराने के लिए उसको भी लाया जा रहा है। अगर बिहार के देखें तो हम लोग बीटल और जमुना पारी को लाते हैं। और भैंस में देखें तो भैंस में तो देसी ही भैंस बहुत बढ़िया है जिसमें दूध प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। मुर्रा, नीली रावी, भदवरी, सुरती, ये सबसे इम्पोर्टेंट भैंस है। और साउथ इंडिया में गोदावरी है जिसका मिल्क प्रोडक्शन 10 लीटर एवरेज 15 लीटर तक देती है। लेकिन हाईएस्ट यील्ड देने वाले भी पंजाब, हरियाणा में पाई गई जो 35 लीटर तक दूध देती है। तो वैसे भैंस को बूल तैयार किया जा रहा है और उसके सीमन को इंसेमिनेशन के जरिए यील्ड बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह से हम गाय, भैंस, बकरियों में देखते हैं कि कैसे प्रोडक्शन बढ़े। सर, आपने हमारे पशुपालक भाइयों को हर तरह के पशु का किस तरह से रख रखाव और प्रबंधन होना चाहिए, आपने बहुत अच्छी सी जानकारी दी। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, उम्मीद करेंगे कि आप उनसे मिली ये जानकारियां पूरी तरह से प्रयोग में ला पाएं और विकसित हो पाएं, अपने पशुओं का ध्यान रख पाएं। चलिए कार्यक्रम में जानकारियों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। यूं तो आधुनिकता यानी कि वैज्ञानिकता बहुत ज़रूरी है। वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग से हमने कई क्षेत्रों में सफलता हासिल की है, लेकिन कई बार आधुनिकता जब प्राकृतिक क्षेत्र से दूरी बना लेती है तो इसका नुकसान भी हमें ही झेलना पड़ता है। तो ऐसे में प्राकृतिक खेती कितनी ज़रूरी है, इसके महत्व को सरकार भी समझ रही है और आप भी। तो ऐसे में नेचुरल फार्मिंग के लिए सरकार की क्या है योजना, इसके बारे में लेते हैं जानकारी इस फीचर फिल्म के जरिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाना है। मिट्टी की उर्वरक शक्ति और फसल उत्पादन बढ़ाने, शुद्ध खान पान एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया है। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दाले का आटा या बेसन आदि मिलाकर उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलता है, जिसका नाम रखा गया है जीवामृत। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री: 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी और मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्रियों से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्रियों में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके लिक्विड जैसा बना सकते हैं। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है।
प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। ये जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ देना चाहिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि में महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना चाहिए। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी बोया जा सकता है। घन जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर से धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बीजामृत प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, तो वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनाया जाता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इससे एक दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि की जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। वापसा इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे भूमि में हवा एवं नमी का बराबर संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अग्निअस्त्र प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प प्रदान करती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में बनने वाला ही आदान है अग्निअस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती, उसके पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल का 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह खट्टी लस्सी, कंडित, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है प्राकृतिक खेती करना हम किसानों के लिए। इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारी भूमि के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी लाभ मिलता है। एक एक किसान आत्मनिर्भर बने, और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें।
हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा है जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने जब भी इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे देसी गाय का गोबर गौमूत्र से हम तैयार करते हैं, उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों और बहनों, आप भी इन किसानों की तरह प्राकृतिक खेती अपनाइए और अपने जीवन में लाभ, खुशी और समृद्धि पाइए। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। कुछ और नए विषय, नए विशेषज्ञों और नई जानकारियों के साथ होंगे आपसे रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। घड़ी की सुइयां कर रही हैं इशारा कि समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।